नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कशन होगा। आज की वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड, अलग अलग टाइप के सेल्स कौन सी हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर सेल्स, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स का नाम क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनका फंक्शन क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ये एक चांस डिस्कवरी थी। रॉबर्ट हुक एक कॉर्क के पीस को माइक्रोस्कोप में देख रहे थे और तब उन्होंने देखा कि उसमें छोटे छोटे से बॉक्स टाइप के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने नाम दिया सेल, क्योंकि सेल का लैटिन भाषा में मीनिंग होता है अ लिटिल रूम। तो छोटे रूम जैसा स्ट्रक्चर उन्हें उसमें नजर आया। दैट इज हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड। सेल थ्योरी 1839 में डेवलप हुई थी। दो साइंटिस्ट ने इसमें मेनली कंट्रीब्यूशन दिया था, शेल्डन एंड शेवान। इस सेल थ्योरी के दो मेन पॉइंट्स थे। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन दो पॉइंट्स के बाद रुडोल्फ विर्चो ने इसमें एक और पॉइंट ऐड किया, दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी नई सेल की शुरुआत पुरानी सेल से ही होगी। कोई भी सेल अपने आप खुद ही अराइज नहीं होगी। Now cell, which is the basic structural and functional unit of life, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम इसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर सेल से ही बना हुआ है और सारे फंक्शंस भी सेल के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं। सेल से शुरुआत होती है बॉडी की। सेल्स आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं टिश्यूज। टिश्यूज के कंबाइन होने से बनते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के कंबाइन होने से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं और जब सभी ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल एक जैसी नहीं है, साइजेस अलग अलग हैं। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म का साइज है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, जबकि सबसे बड़ी सेल जो कि ऑस्ट्रिच की है उसका साइज है 17 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर। इस पिक्चर में आप डिफरेंस देख सकते हैं, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच और हैंड सेल, इन दोनों के साइज में आप कंपेयर कर सकते हैं। ये ऑस्ट्रिच एक इंसान ने अपने हाथों में लिया हुआ है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये कितने बड़े साइज का होगा। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म। तो सेल का साइज अलग अलग हो सकता है। इसी तरह से सेल्स की शेप भी अलग अलग हो सकती हैं। कुछ सेल्स स्फेरिकल होती हैं, कुछ राउंड शेप की, कुछ इलोंगेटेड, कुछ स्पिंडल यानी बेलन जैसी शेप की, किसी में ब्रांचेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, these are the different cells of human body. रेड ब्लड सेल्स कॉन्केव शेप की हैं, ओवम स्फेरिकल है, हमारी स्मूथ मसल सेल्स स्पिंडल शेप की हैं, हमारी नर्व सेल्स में ब्रांचेस हैं। So many different shapes of cells are available. कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो लगातार अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं, जैसे अमीबा। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी की शेप कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। इसी तरह से हमारे ब्लड में WBC व्हाइट ब्लड सेल्स भी लगातार अपनी शेप चेंज कर सकती हैं। ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ सेल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी में सिर्फ एक सेल होती है और वही सेल बॉडी के सभी फंक्शंस को परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा में, पैरामीशियम में या ये पिक्चर में क्लेमाइडोमोनास, ऑल दीज आर द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी एक से ज्यादा सेल से बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, सभी प्लांट्स और एनिमल्स में।
दिस इज द पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट जिसकी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स आपस में कंबाइन होकर उसकी बॉडी को बना रही हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर सेल में एक आउटर कवरिंग होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, और इस आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है, प्रोटीन्स और लिपिड से, फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। इसका मेन फंक्शन क्या है? सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है उसे सराउंडिंग से प्रोटेक्ट रखना, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन अ सेल। सेल के अंदर कौन सा मटेरियल अंदर जाना है या बाहर निकलना है, इसका कंट्रोल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है। इसीलिए इसे सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल वॉल, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। ओनली इन प्लांट सेल देयर इज एन एक्स्ट्रा कवरिंग। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवर होता है। ये सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है और इसकी वजह से प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलती है। सेल की टर्जिडिटी और रिजिडिटी को मेंटेन करने के लिए सेल वॉल जरूरी है। रिजिडिटी मतलब उसकी शेप मेंटेन रहेगी और टर्जिडिटी मतलब ज्यादा वाटर प्रेशर की वजह से सेल ब्रेक नहीं हो पाएगी। So both these are the main functions of cell wall. साइटोप्लाज्म, सेल के सेंटर में जो जेली लाइक मटेरियल है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें बहुत सारे सॉल्ट, शुगर, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के लिए डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस। प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड कंटेंट होता है including cytoplasm and nucleoplasm, that is known as protoplasm. तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों फ्लूइड्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो सेल के एंटायर कंटेंट को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का डायग्राम दिखा रहे हैं। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, डबल लेयर्ड है, और बीच में इस मेम्ब्रेन में पोर्स हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, जिसके थ्रू मटेरियल अंदर या बाहर जा सकता है। न्यूक्लियस के अंदर आप देखें तो दो मेन आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। वन इज न्यूक्लियोलस, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं, और इसके अंदर जितना भी फ्लूइड है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देखने में स्फेरिकल शेप का रहता है। हर सेल के सेंटर में ऑलमोस्ट होता है ये। न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, और जब वो कंडेंस हो जाते हैं तब उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स डीएनए मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं और प्रोटीन्स के। क्रोमोसोम्स के फंक्शनल सेगमेंट को हम कहते हैं जीन्स। हर न्यूक्लियस के बाहर एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें पोर्स हैं to allow the entry and exit of molecule. न्यूक्लियस में जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोलस होता है, और इसे हम ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इसी में प्रोटीन सिंथेसिस होती है और राइबोसोम्स भी बनते हैं। अगर न्यूक्लियस की ऑर्गेनाइजेशन को हम सम अप करें तो न्यूक्लियस, जो कि सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें कहते हैं क्रोमेटिन। जब सेल डिवाइड होगी तो क्रोमेटिन कंडेंस होंगे और बनेंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किससे बने हुए हैं? डीएनए एंड प्रोटीन से, और इन्हीं डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को हम कहते हैं जीन्स। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। Now what is the function of nucleus? Nucleus control all the metabolic activities of the cell, इसीलिए हम इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब सेल डिवाइड होती है तो एक सेल से दो सेल बनने में न्यूक्लियस मदद करता है। थर्ड, इसमें डीएनए है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन करने में मदद करता है। बच्चों, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें ये न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता, और इस तरह के अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसके बेसिस पर हम सेल्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल।
देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूजली बहुत ही छोटे साइज की होती हैं, 1 से 10 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर तक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है और उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में हर सेल ऑर्गेनल के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। So these are the main difference between prokaryotic and eukaryotic cells. आइए एक वीडियो से सेल के अंदर मिलने वाले डिफरेंट ऑर्गेनल्स को देखते हैं और फिर उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। This is smooth endoplasmic reticulum. This is rough endoplasmic reticulum जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड हैं जो कि डॉट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर राइबोसोम्स हमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक्चर है गोल्गी अपरेटस जो देखने में इस तरह से लगता है। Then these are lysosomes. स्पेरिकल वैक्यूल्स हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। This is endoplasmic reticulum forming vesicles coming to Golgi apparatus, and from this Golgi apparatus lysosomes are made. Lysosomes are engulfing the foreign materials. This is mitochondria. ये इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर है जिसमें इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड फॉर्म में है। वीडियो के बाद आइए इन सभी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होती हैं और इनका पूरा एक नेटवर्क फैला रहता है सेल में। बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इसकी सरफेस एकदम स्मूथ होती है, इसमें कोई भी राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते। सेकेंड टाइप को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि माइक्रोस्कोप में इसकी सरफेस रफ नजर आती है बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद इट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने में मदद करता है जो कि मेम्ब्रेन्स बनाने में मदद करता है, इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो सेल में जितनी भी मेम्ब्रेन्स की जरूरत होती है वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स के थ्रू बनती है। इसके अलावा एसईआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जितने भी पॉइजनस या ड्रग्स मटेरियल हैं उन्हें ये डिटॉक्सिफाई करता है। सेकेंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और ये राइबोसोम्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं। डायग्राम से देखते हैं, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ पूरा नेटवर्क फैला हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें आपको रेड कलर के जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये हैं राइबोसोम्स। एंड दिस इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें एक भी राइबोसोम अटैच्ड नहीं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। आउटर मेम्ब्रेन पूरे ऑर्गेनल को कवर करती है जबकि इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। इन फोल्ड्स को बोलते हैं क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होती है जिसमें हमारा फूड ऑक्सीडाइज होता है
और पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में और इसके साथ रिलीज होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि सेल को जो भी काम करना है उसके लिए एनर्जी इन एटीपी मॉलिक्यूल्स के ब्रेक होने पर ही मिलती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि पूरे ऑर्गेनल को कवर कर रही है, ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं, और ये इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड है टू इंक्रीज द एरिया और यहीं पर एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट ऑर्गेनल इज गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ सेट्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। सेल में जो भी मटेरियल मैन्युफैक्चर होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने फैट मॉलिक्यूल्स बनाए, लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बने। इन सभी मॉलिक्यूल्स को स्टोर करना, उन्हें मॉडिफाई करना, उनकी पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग करना, ये सारा काम गोल्गी एपरेटस का है। So its main functions are it helps in the formation of lysosomes, it helps in synthesizing complex sugars from simple sugar. ये गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर है। These are the different sacs of membrane bound vesicles जिन्हें हम कहते हैं सिस्टर्नी। ये इसके दो अलग अलग फेसेस हैं, सिस फेस जहां पे वेसिकल्स आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ट्रांस फेस जहां से मॉडिफाई होने के बाद ये वेसिकल्स सीक्रेट हो रहे हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम में बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है। नो फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम। लाइसोसोम्स में बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। तो जब भी कोई फॉरेन मटेरियल सेल में आ जाता है या फिर सेल का कोई भी पुराना पार्ट टूट फूट जाता है तो लाइसोसोम्स अपने पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से उस पार्ट को डाइजेस्ट कर लेगी और सेल को क्लीन कर देगी। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द गार्बेज क्लीनर ऑफ द सेल। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी बोलते हैं। अगर सेल का मेटाबॉलिज्म कुछ गड़बड़ा जा रहा है या सेल डैमेज हो जा रही है और प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है, तब ऐसे में लाइसोसोम्स ब्रस्ट हो जाएंगे। उनके डाइजेस्टिव एंजाइम अपनी ही सेल को पूरी तरह से खा के खत्म कर देंगे और इसीलिए लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइड बैग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। This diagram is showing the role of lysosomes. For example, if any food particle is coming inside the cell, food vacuole की फॉर्म में, तो ये लाइसोसोम सीक्रेट्स हुए हैं। ये लाइसोसोम सीक्रेट हुए गोल्गी एपरेटस से और फूड वैक्यूल के साथ मिक्स होकर उसे डाइजेस्ट कर देंगे। इसी तरह से ये डैमेज सेल ऑर्गेनल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रहे हैं डैमेज हो गया है, तो लाइसोसोम्स उसके साथ कंबाइन होगा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर देगा। So these are the main role played by the lysosome. Next, plastids. ये सिर्फ plant cells में होते हैं. There are many different type of plastid. First, chromoplast. Colored plastid को बोलते हैं जो कि plant के different parts को different colors देते हैं. Second, leucoplast. White या colorless plastids हैं जिनका mainly function होता है storage of molecules. Third, chloroplast. ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। The functions are chloroplasts are useful for the photosynthesis. Leucoplasts are used for storing the material like starch, oils and proteins. And chromoplasts provide different colors to the different parts of the plant. Next, vacuoles. Vacuoles storage sac हैं for solid and liquid content. एनिमल सेल में छोटे साइज के होते हैं जबकि प्लांट सेल में बड़े साइज के होते हैं। कुछ प्लांट सेल्स में 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम वैक्यूल के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। इस वैक्यूल में सेल सेप होता है और इसकी वजह से सेल को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी मिलती है।
That means cell is capable of maintaining its shape as well as capable of bearing the water pressure. Many substances of importance in the life of plant cell are also stored in these vacuoles. Now at the end of the video, let's discuss some frequently asked questions. First, name the basic structural and functional unit of life. So this is cell. Second, how is a prokaryotic cell different from a eukaryotic cell? So you can write down all the differences in points that we have discussed earlier. Third, why is plasma membrane called a selectively permeable membrane? Because it selects the entry and exit of the molecule in a cell. किसी भी सेल में कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आना है या बाहर जाना है, इसे कंट्रोल करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ब्रेक हो जाएगी तो सेल की आइडेंटिटी लूज हो जाएगी, सेल का कंटेंट सराउंडिंग के साथ मिक्स हो जाएगा and that means the end of the cell because now the cell is not capable of organizing itself. Question 5. What would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? Golgi apparatus basically storage, modifying, packaging and dispatching का काम करता है. तो अगर Golgi apparatus नहीं होगा तो जो भी मॉलिक्यूल सेल में बन रहे हैं उनका प्रॉपरली स्टोरेज नहीं होगा, उनका मॉडिफिकेशन नहीं होगा, सेल के जिन पार्ट्स तक उन्हें पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंचेंगे. ऐसे में सेल के अंदर मिसमैनेजमेंट होगा एंड सेल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग. नेक्स्ट, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग? लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सेल डैमेज हो जाती है या सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे में लाइसोसोम से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं और अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइडल बैग. नेक्स्ट, नेम द सेल ऑर्गेनल नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. सो दैट सेल ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट, name the two types of endoplasmic reticulum and write their function. So two types of endoplasmic reticulum are smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum helps in the manufacture of fat or lipid molecules, while rough endoplasmic reticulum helps in the synthesis of proteins. Last question, draw a well-labeled diagram of a plant cell. Plant cell का diagram बनाना है और उसके different parts को properly label करना है. At the end of the video, this is the summary जिसमें सभी सेल ऑर्गेनल्स के नाम और उनकी important function दिए हुए हैं with their structure. This will be helpful for you in learning. That's all in this video. आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू.